आखिरकार दोस्तों वारिस पठान साहब का क्लियर हो गया है, ऑफिशियली घोषणा हो गया है कि वो चुनाव कहां से लड़ रहे हैं। हालांकि ये कन्फ्यूज़न सबको था, चर्चाएं खूब चल रही थी कि वारिस पठान साहब चुनाव लड़ेंगे कब और इनका ऑफिशियली घोषणा होगा कब। ये भी चीज़ें बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं। तो हम लोग इस वीडियो में बात ये भी करेंगे कि कितने उम्मीदवारों को टिकट दिया गया ऑफिशियली और कितने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। फाइनली क्या रणनीति है IIM का और कौन कौन से वो उम्मीदवार और जहाँ जहाँ पर IIM ने अपना उम्मीदवार उतारा है वहाँ पर क्या समीकरण रहा है, पहले किनकी जीत हुई है और कौन उम्मीदवार कितने वोट पहले लाए हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वारिस पठान साहब का। वारिस पठान साहब को जो है वो भिवंडी वेस्ट से जो इनको टिकट मिला है वहीं से वो चुनाव लड़ेंगे। ऑफिशियली घोषणा भी हो गया है। बीजेपी 2019 के अंदर यहाँ से जीते थे, उससे पहले 2014 के अंदर फिर बीजेपी की यहाँ जीत भी हुई थी। उसके बाद 2019 के अंदर IIM ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था यहाँ से, 2014 के अंदर अपना उम्मीदवार उतारा था और उस वक्त मात्र जो है 5000 के आसपास वोट लेकर आए थे। लेकिन इस बार जो है वारिस पठान आने की वजह से, वहाँ के लोगों को जो है एक साथ करने की वजह से, मुस्लिम दलित और पिछड़े वर्ग के समीकरण की वजह से वारिस पठान साहब का माना जा रहा है कि यहाँ से जीत हासिल कर सकते हैं। और अगर ये भी देखना होगा कि यहाँ से अगर जीतते हैं तो एक बड़ी उपलब्धि होगी और बीजेपी को हरा कर ये जीतेंगे, ये बात तो तय माना जा रहा है। अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि कैसा रिजल्ट वारिस पठान साहब के फेवर में रहता है। पिछला 2 चुनाव वो बैकला से लड़े थे, एक बार 2014 के अंदर लड़े तो वहाँ से जीत हुई, 2019 के अंदर फिर से वहीं से लड़े तो लेकिन वहाँ पर हार हुआ और फिर लोगों को लग रहा था कि इस बार भी वहीं से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहाँ से नहीं बल्कि भिवंडी वेस्ट से वारिस पठान साहब चुनाव लड़ रहे हैं, इसकी पुष्टि हो गई। इसके बाद और कौन कौन से उम्मीदवार हैं? दूसरे नंबर पर कुर्ला विधानसभा की बात करते हैं। हमारे हिंदू बहन को टिकट दिया यहाँ से, बबीता कृष्णा जी को, और शिवसेना की जीत हुई यहाँ से। पिछले बार 2019 की अगर बात की जाए IIM ने अपना उम्मीदवार उतारा था यहाँ से और 25,741 वोट लाया था। हालांकि उम्मीदवार दूसरे थे और इस बार हिंदू बहन को जो है वो उम्मीदवार बनाया है। मुस्लिम दलित का कम्बिनेशन समीकरण अगर काम करता है तो ये विधानसभा भी IIM के फेवर में जाने वाला है, ये बात भी ऐसा माना जा रहा है। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इसके बाद तीसरे नंबर की अगर बात की जाए अतीक खान की, अतीक खान का भी खूब चर्चा हुआ क्योंकि सपा के अबू आसिम आज़मी का ये सीट है मानखुर्द और यहाँ से IIM ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। तो इससे ये तो साफ पता है कि सपा का जो ये अबू आसिम आज़मी जो IIM के खिलाफ हमेशा बोलते हैं, इस बार उनके लिए राह जो है आसान होने वाला है नहीं। 2019 के अंदर इनके सामने किसी भी उम्मीदवार को नहीं उतारा था IIM ने, इसीलिए बहुत ज़्यादा वोटों से इनकी जीत भी हुई थी। 2014 के अंदर पहली बार चुनाव लड़ा था IIM पार्टी महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पर यहाँ से अपना उम्मीदवार उतारा था तो उस वक्त बहुत कम वोटों से यानी कि कम मार्जिन के साथ जो है इनकी जीत हुई थी सपा के अबू आसिम आज़मी की। तो इस बार जो है अतीक खान और IIM की इस उम्मीदवार की वजह से जीतना शायद इतना आसान नहीं होगा और यहाँ पर कांटे का टक्कर भी चलने की संभावना है और शायद ये बहुत ज़्यादा सबक सिखाने वाली भी रणनीति है IIM की तरफ से। इसके बाद चौथे नंबर की अगर बात की जाए तो महेश कुमार कामले साहब को जो है वो टिकट दिया IIM पार्टी ने मेरठ सांगली से। बीजेपी की यहाँ पर जीत हुई थी 2019 के अंदर, IIM ने अपना उम्मीदवार उतारा नहीं था लेकिन इस बार उतारा है और महेश कुमार कामले को जो है अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद 5वें नंबर बात करते हैं सम्राट को, जो है सम्राट नाम करके एक आदमी को जो है वो टिकट दिया है मुर्तिज़ापुर से IIM पार्टी ने और बीजेपी की यहाँ पर जीत हुई थी पिछले बार 2019 के अंदर और IIM ने अपना उम्मीदवार उतारा नहीं था। तो इस बार दो हिंदू भाई को, जो इन दोनों हिंदू भाई के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा निगाह है और यहाँ से मुस्लिम दलित कम्बिनेशन और समीकरण अगर काम करता है तो ये दोनों सीटें IIM के हिस्से में जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं 6ठा नंबर पर फारूक शाह की। फारूक शाह धुले से जो है वो करंटली विधायक है, सिटिंग MLA है और मात्र 46,679 वोट लाकर जीत हासिल किया था इन्होंने। तो इनको ही उम्मीदवार बनाया है और उम्मीद यही है, यही सोचकर बनाया होगा कि शायद ये एक बार फिर से IIM का जो है परचम बुलंद करेगा और वो यहाँ से जीत दिलाएंगे। 7वें नंबर पर फारूक शाब्दी साहब की बात कर लेते हैं। सोलापुर सेंट्रल से इनको उम्मीदवार बनाया गया है। 38,721 वोट लाया था पिछले बार कांग्रेस की, हालांकि जीत हुई थी यहाँ पर लेकिन अच्छे खासे इन्होंने वोट भी लाया था और इसी को जो है शायद इसी भरोसे पर जो है इनको एक बार फिर से टिकट दिया गया है सोलापुर सेंट्रल से। यहाँ पर इन्होंने जो है नामांकन भी भर दिया, रैली भी निकाली, खूब लोग जमा भी हो रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि ये जो 38,000 के आसपास वोट लाए थे शायद इनको बढ़ा कर IIM यही सोच रही है कि अव्वल नंबर पर या फर्स्ट पोजीशन पर जो आया जाए और यहाँ से जीत हासिल किया जाए। 8वें नंबर पर मुफ्ती इस्माइल साहब की अगर बात करते हैं तो मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव सेंट्रल से जो है इनको उम्मीदवार बनाया है और पिछले बार 2019 के अंदर 1,17,242 वोट लेकर आए। सेकंड नंबर पर कांग्रेस रहे, यहाँ पर 78,723 वोट लेकर आए थे लेकिन जीत जो है
मुफ्ती इस्माइल साहब की हुई है। एक बार फिर से इनको उम्मीदवार बनाया है, यही सोचकर कि भाई जो है एक जैसे पिछले बार रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल किया था, इस बार भी जो है ये रिकॉर्ड मतों से ही जीत हासिल करेंगे यहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं 9वां नंबर पर रईस लश्करिया साहब का। वर्सोवा विधानसभा से इनको टिकट मिला है। बीजेपी की पिछले बार जीत हुई 2019 की, एमआईएम ने अपना उम्मीदवार यहाँ से उतारा नहीं था, तो ये तय करना होगा कि इस बार जो इसको बड़ा ज़बरदस्त कैंडिडेट है, सॉलिड जो है पर्सनालिटी इनकी, और अच्छे खासे वोट ला सकते हैं, सरप्राइज़ कर सकते हैं सबको, पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी खासी है, नामांकन भी हो गया है, तो एक तगड़े उम्मीदवार है। यहाँ से उम्मीद यही है कि मुस्लिम और दलित और पिछड़े वर्ग का जो एक समीकरण लेकर बनाना चाहती है एमआईएम पार्टी, वो बनाकर जो है यहाँ से जीत हासिल करवा सकते हैं रईस लश्करिया साहब। इसके बाद 10वें नंबर पर अगर बात की जाए तो सैफ पठान साहब। सैफ पठान साहब को भी उम्मीदवार बनाया है कलवा मुमरा से। एनसीपी की जीत हुई थी पिछले बार, एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा नहीं था, लेकिन इस बार सैफ पठान का काफ़ी चर्चाएं चल रही है। उम्मीद यही है कि एमआईएम पार्टी को शायद ऐसा लग रहा है कि सैफ पठान साहब यहाँ से खाता खोलेंगे और एमआईएम को जीत दिलाएंगे। इसके बाद बात करते हैं बायकला से। बायकला से इस बार एमआईएम पार्टी ने जो है फैयाज़ खान को टिकट दिया है। पिछले बार शिवसेना की जीत हुई थी, एमआईएम ने जो है 31,157 वोट लाए थे, यहाँ से वारिस पठान साहब को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन इस बार वारिस पठान साहब को जो है भिवंडी वेस्ट में उम्मीदवार बनाया और यहाँ से फैयाज़ खान को टिकट दिया। अब ये देखना है कि फैयाज़ खान, हालांकि पार्टी उन्होंने छोड़ दिया था, वापस से फिर से ज्वाइन किया, एक्स एमएलए है, तो उम्मीद यही है कि यहाँ से एक बार फिर से जो है फैयाज़ खान जीतकर विधानसभा पहुँचने में जो है एमआईएम की मदद करेंगे। इसके बाद 12वें नंबर की अगर बात की जाए तो नसीर सिद्दीकी साहब औरंगाबाद सेंट्रल से इनको उम्मीदवार बनाया है। और नसीर सिद्दीकी साहब पिछले बार जो है अच्छे खासे वोट लाए थे, लेकिन जीत नहीं पाए थे। इस सीट से पहले औरंगाबाद सेंट्रल से इम्तियाज़ जलील साहब जीते हुए थे। इसके बाद 13वें नंबर की अगर बात की जाए तो इम्तियाज़ जलील साहब को एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है औरंगाबाद ईस्ट से। और औरंगाबाद ईस्ट के अंदर पिछले 2 बार जो है एमआईएम पार्टी ने अब्दुल गफ्फार कादरी को जो है वो टिकट दिया था। दोनों बार अच्छा प्रदर्शन ज़रूर किया था, लेकिन जीत नहीं हुई थी, बीजेपी की जीत हुई थी। तो उम्मीद यही कि इस बार जो है इम्तियाज़ जलील साहब बीजेपी को हराएंगे और जो है यहाँ से एमआईएम को जीत दिलाने में अहम योगदान हासिल करेंगे। हालांकि लोकसभा के अंदर इस विधानसभा से अच्छे खासे वोट इनको मिले थे, औरंगाबाद सेंट्रल से भी अच्छे खासे वोट मिले थे इम्तियाज़ जलील साहब को, और यहाँ से भी अच्छे खासे वोट मिले थे। तो इससे यही लगता है कि इस बार जो है जीत जो है वो सकते हैं, आसानी के साथ जीत सकते हैं इम्तियाज़ जलील साहब, क्योंकि उनका गढ़ भी माना जाता है। तो अब तो ये आने वाले, अभी तक ऑफिशियली जो है वो 13 विधानसभा सीटों का ही जो है घोषणा किया है ऑफिशियली अगर बात की जाए, लेकिन 15 की बात कही है। और याद रहे कि जब एमआईएम ने एक लिस्ट भेजा था एमवीए गठबंधन को, तो उसमें 28 विधानसभा का चर्चा था, उसके अंदर और भी कई सारे जगहों का नाम था। तो लोगों को लग रहा था कि अगर गठबंधन के लिए 28 विधानसभा का जो लिस्ट भेजा है, तो कहीं ना कहीं अपना उम्मीदवार ये कम से कम 50-60 तो उतारेंगे ही उतारेंगे। टोटल 288 विधानसभा सीट है महाराष्ट्र के अंदर, और 20 तारीख को चुनाव है यहाँ पर, एक ही फेज़ सिंगल फेज़ में चुनाव होने हैं, और 23 को यहाँ पर सरकार बन जानी है, काउंटिंग हो जाना है कि किसकी सरकार बनेगी, पता चल जाना है। तो लेकिन जब कम हुआ सीटों पर, तो ये भी एक सोची समझी शायद पॉलिटिक्स का एक हिस्सा रहा हो, क्योंकि इस तरीके से अगर बातें करेंगे तो, क्योंकि एमआईएम पार्टी चाहती थी कि गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सीट हासिल किया जाए। चूँकि एमआईएम के साथ गठबंधन नहीं हुआ और एमआईएम पार्टी चाहती भी है कि बीजेपी को वहाँ पर रोके महाराष्ट्र के अंदर, तो शायद इसी वजह से कम सीटों पर ही अपना उम्मीदवार उतारा है और वहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारा है जहाँ पर एमआईएम पार्टी जीत सकती है। हालांकि इम्तियाज़ जलील साहब कह ज़रूर रहे हैं कि किंग मेकर बनेंगे, और कैसे बनेंगे वो सारी चीज़ें बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो है इतने ही सीटों पर, 13 सीटों पर ऑफिशियली घोषणा हुआ है। आपको क्या लगता है इनमें से कितनी सीटों पर एमआईएम पार्टी जीत हासिल कर सकती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।